नागेंद्र का नाम मिलारेपा के मुख से सुनकर ओम कांप उठा। फिर क्या हुआ? फिर फिर दशानन की स्थापना के पश्चात मैं बिसरक से बिना कुछ लिए चला गया, मिलारेपा ने उत्तर दिया। इसके साथ ही उनकी उत्सुकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई, परंतु वह अकेला ऐसा नहीं था जिसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उस समय कैलाश की ओर बढ़ते हुए परमल एवं एलएसडी को भी ऐसी ही कुछ उत्तेजना हो रही थी। उनकी यात्रा दीघा समुद्र तट से पूर्ण अर्धचंद्र के 9 दिन पहले प्रारंभ हुई थी। अपने पहले पड़ाव नाथुला दर्रे तक पहुंचने के लिए उन्होंने 22 घंटे की यात्रा की थी। रात में उन्होंने एक वीरान होटल में रुकने का निर्णय लिया। भोजन के पश्चात वे नागेंद्र के कक्ष में एकत्र हुए। परमल और एलएसडी नागेंद्र के समक्ष खड़े होकर उसके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। नागेंद्र का ध्यान एक पुरानी लकड़ी की मेज पर फैले नक्शे के फटे टुकड़ों पर था। नागेंद्र ने कहा, इमारत से कैलाश पहुंचने के 2 मार्ग हैं। एक उत्तराखंड में लिपलेख दर्रे से होकर जाता है और दूसरा सिक्किम में नाथुला दर्रे से। लिपलेख दर्रा पहले एक लोकप्रिय विकल्प हुआ करता था, परंतु अब वह उत्तराखंड में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सिक्किम का रास्ता नाथुला दर्रे पर भारत चीन सीमा को पार करता है। मार्ग पर चिन्हित बिंदुओं की ओर इशारा करते हुए नागेंद्र ने मार्ग समझाना शुरू किया। नाथुला से कल हम कांगमा जाएंगे, जो 185 किलोमीटर दूर है। फिर हम लाजी तक 295 किलोमीटर और फिर झोगवा तक 447 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। झोगवा से आगे अतिरिक्त 447 किलोमीटर हमें दार्चेन और उसके पश्चात कुंगू तक ले जाएगा। परमल ने तर्क दिया, नाथुला दर्रे से इस मार्ग में लगभग 5 दिन का समय लगेगा और यह कैलाश पहुंचने के लिए सबसे छोटा मार्ग भी है। हमने 9 में से 1 दिन पहले ही नाथुला तक पहुंचने में लगा दिया है, जो हमें पूर्ण अर्धचंद्र की रात में कैलाश पहुंचने के लिए 8 दिनों का समय देता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास 3 दिन का समय है। नहीं, हमने पहले ही 2 दिन की देरी कर दी है और हमें उनकी भरपाई करनी होगी, नागेंद्र ने उसकी बात को सही करते हुए कहा। किंतु आपने 5 दिन कहा था, एलएसडी ने टोकते हुए कहा। पहियों पर 5 दिन, हम पैदल जा रहे हैं। कैलाश की यात्रा आदर्श रूप में वैशाख और कार्तिक के महीनों के बीच की जाती है। पर्वतारोहियों को आगाह किया जाता है कि वे मार्गशीर्ष से चैत के बीच में 5 महीनों में कोई अभियान न करें, क्योंकि उस समय वहां सांस लेना और जीवित रहना कठिन हो जाता है। हम माघ में यात्रा करने वाले हैं, जो उस क्षेत्र में वर्ष का सबसे ठंडा और सबसे कठिन समय है। सड़कें अवरुद्ध है और हमारे गंतव्य के लिए कोई आवागमन नहीं है, इसीलिए हमें 10 दिन या उससे भी अधिक की आवश्यकता है। वैसे भी बहुत रात हो गई है, जाओ थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि आज रात के पश्चात तुम अधिक देर तक विश्राम नहीं कर पाओगे। हम कल सूर्योदय से पहले निकलेंगे। ज्ञानेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने बैठ गया, यह दर्शाते हुए कि उसने दिन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। सुबह 4 बजे वे लोग कैलाश के रास्ते में पड़ने वाले अगले 2 पड़ाव कांगमा और लाजो के लिए रवाना हो गए। नागेंद्र से लगभग 100 मीटर पीछे एलएसडी के साथ परिमल चल रहा था। जब उसने आकाश की ओर देखा, तब उसे वहां ढलता हुआ चंद्रमा दिखाई दिया, जो यह दर्शा रहा था कि अर्धचंद्र की रात को लगभग 8 दिन बचे हैं। परमल ने एलएसडी से पूछा, अर्धचंद्र की रात में ऐसी क्या बात है? सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, एलएसडी ने सटीक उत्तर दिया। और तुम कौन हो? यह पता करने का सही समय कब है? परमल ने भौहें जोड़कर पूछा। एलएसडी ने आगे बढ़ते हुए नागेंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ये सारे प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछती? उससे यह मानते हुए चुनौती दी कि इससे वह चुप हो जाएगा। जैसा कि परमल का स्वभाव था, वह विचार करने लगा कि नागेंद्र और मिलारेपा के बीच क्या संबंध हो सकता था। इस बात का कोई ऐतिहासिक लेखा जोखा भी नहीं था। उसे इस बात का भी ज्ञान था कि वह सीधे मिलारेपा के बारे में नागेंद्र से कुछ पूछ नहीं सकता था। इसलिए उसने इस प्रश्न को अर्धचंद्र से संबंधित एक प्रश्न के रूप में छिपाकर पूछने का निर्णय किया। अर्धचंद्र की रात निकट आ रही थी, इसीलिए कम से कम इससे संबंधित प्रश्न पूछने का समय वास्तव में उचित था। हो सकता था कि इससे उसे मिलारेपा के विषय में भी कुछ उत्तर खोजने का मार्ग मिल जाए। भ्रमित एलएसडी ने परमल को नागेंद्र की ओर तेजी से चलते देखा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सही समय आने पर सब पता चल जाएगा, परमल ने ऐंठ कर कहा और नागेंद्र की ओर बढ़ने लगा।
नागेंद्र के ठीक पीछे पहुंचते ही उसने कहा, आपको हम पर विश्वास नहीं है ना? बिना रुके नागेंद्र ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। परमल सकारात्मक था कि उसने वार्तालाप का आरंभ कर दिया था और अब उसे कुछ उत्तर मिल सकती थी। बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, एलएसडी कहती है कि आप हमें कुछ नहीं बताती क्योंकि आपको हम पर विश्वास नहीं है। नागेंद्र के मुख पर कोई भाव नहीं था जब उसने कहा, और ऐसा क्या है जो तुम जानना चाहते हो? परमल ने एलएसडी की ओर देखा, जो अभी भी नियमों का पालन करते हुए बिना कुछ पूछे दूरी बनाकर चल रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि कैलाश पर्वत का अर्धचंद्र की रात से क्या संबंध है। वह आपसे और कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले उस व्यक्ति के बीच के संबंध के बारे में पूछने से भयभीत है। नागेंद्र एकाएक रुक गया और बोला, तुम्हारे 2 प्रश्न हैं। मैं उनमें से केवल एक का ही उत्तर दूंगा। निर्णय कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है और मैं उसी का उत्तर दूंगा। नागेंद्र को ठहरने के लिए कहते हुए परमल भी कुछ दूरी पर अपने स्थान पर रुक गया। उसने क्षण भर विचार किया और निर्णय लिया कि जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो अर्धचंद्र का रहस्य सुलझ ही जाएगा, परंतु रहस्यमय कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए फिर से कोई अवसर मिलना कठिन था। इसलिए उसने घोषणा की, मुझे उसके प्रश्न का उत्तर चाहिए। अति उत्तम। नागेंद्र ने परिमल को अपने निकट बुलाया और अपने शत्रु के स्मरण में उसके मुख पर घृणा झलकने लगी। मैं मिलारेपा से सबसे पुराने दशानन मंदिरों में से एक का निर्माण करते समय बिसरख में मिला था। उसने निस्वार्थ भाव से मंदिर के निर्माण में मेरी सहायता करके मुझे प्रसन्न कर दिया था और स्थापना के पश्चात वह बिना कुछ लिए वहां से चला गया था, बल्कि हमने उसे जाने नहीं दिया। उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसका ही नहीं परंतु बिसरख में हमारा भी कार्य संपन्न हो गया था। उसे ज्ञात नहीं था कि जहां वह एक मार्गदर्शक और एक गुरु की खोज में आया था, वही हम भी एक प्रतिभाशाली साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मिलारेपा को यह नहीं पता था कि उसने हमें नहीं, हमने उसे ढूंढा था। फिर मार्गदर्शक ने पथिक का अनुगमन किया। हाँ, बिसरख से लेकर इस देश की उत्तरी सीमाओं तक मिलारेपा का पीछा हमने तब तक किया जब तक हमें विश्वास नहीं हो गया कि वह हमारे विश्वास का पात्र बन सकता था। अंत में जब वह पूर्णतः पराजित होकर सीमा पार करने ही वाला था, तब हमने फिर से उसका मार्ग पार किया और उसे अपने साथ जोड़ लिया। वह पहले एक आदर्श छात्र था, फिर वह हमारे 2 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक और दूसरा सबसे अच्छा विश्वास पात्र बन गया। अवश्य ऐसा तब तक था जब तक उसने हमें विश्वासघात का गहरा घाव नहीं दिया था। हमें 2 अद्भुत गुणों में से एक, दूसरा सबसे पक्का विश्वास पात्र। आप किस विषय में बात कर रहे हैं? पहला विश्वास पात्र कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परमल संकोच में पड़ गया। नागेंद्र ने उसकी सभी शंकाओं को शांति से सुना और कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। परिमल के पास अपने प्रश्नों को दबाने और नागेंद्र को अपनी बात पूरी कर देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। उसका एक सर्वश्रेष्ठ गुण यह था कि वह हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पर कभी संदेह नहीं करता था और इसीलिए उसने कभी भी प्रश्न नहीं उठाया और न ही किसी भी विषय में कोई तर्क किया जैसे तुम कर रहे हो। उसने हमारा विश्वास प्राप्त किया और हमने उसे वह सब कुछ सिखाया जो हम जानते थे और फिर वह मेरे समान जोशीला हो गया। एकजुट होकर हमने ओम को खोजना प्रारंभ किया और सावधानी पूर्वक उन जगहों पर पता लगाया जहां हमें उसका या उसकी उपस्थिति का कोई संकेत मिले। यद्यपि वह अपना नाम, पहचान और स्थान बदलता रहा, इसलिए मैंने भी वैसा ही किया, परंतु मिलारेपा ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसके सिद्धांतों के अनुसार असत्य बोलना पाप था। इसलिए उसने इस विषय पर मौन धारण करने का निश्चय किया। वह हमारी योजना के प्रति इतना शांत और विनम्र था कि न उसने उस पुरुष का नाम पूछा, न ही पूछा कि हम क्यों उसका पीछा कर रहे थे। मिलारेपा था एक आदर्श साथी। नागेंद्र पुराने समय के स्मरण में बह गया। उसका मौन इतना स्थिर था कि लोग मान लेते थे कि वह मूक था, परंतु उसके मौन को हमने अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा समझने की भूल कर दी। ओम को पकड़ने में अनगिनत बार असफल होने के पश्चात एक दिन मिलारेपा ने कई वर्षों के बाद कुछ कहा, हो सकता है मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा कर पाऊं यदि मुझे ज्ञात हो कि वह पुरुष कौन है और उसके पास क्या है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी बात में सत्य भापकर हमने मिलारेपा को अपना सबसे बड़ा रहस्य बताने का निर्णय लिया।
हम उसे धारागिर ले गए। जहां नागेंद्र मिलारेपा के बारे में परमल को बता रहा था, वहीं कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हुए पर्वत पर थे मिलारेपा, जो ओम को नागेंद्र के बारे में बता रहे थे। धारागिर क्या है? मिलारेपा ने उत्तर देने से पहले ओम की ओर देखा। उन्होंने कथा के इस अध्याय का वर्णन करने से पूर्व साहस जुटाया और अश्वत्थामा की ओर देखा, जो स्वयं भी ओम को देख रहा था। फिर उसने मिलारेपा को संकेत दिया कि उन्हें अपनी कथा आगे बढ़ानी चाहिए। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।